बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एहतसास नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज जिक्र करेंगे आज कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसकी बाकायदा तौर पर काबीना में मंजूरी दी गई है। काबीना का इजलास हुआ और इसमें क्या डिटेल्स डिस्कस की गई हैं और इसके हवाले से मोईद यूसुफ साहब ने भी कुछ बयानात दिए हैं। ये क्या पॉलिसी है और इसकी गो के अभी मुफस्सल तौर पर इसको सामने नहीं लाया गया मगर सीधा पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ बात करेंगे मुल्क में खाद का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाजों का सिलसिला किसान यूनियंस की जानिब से जारी है मुख्तलिफ इलाकों में। आज खुसरो बख्तियार साहब और फ़खर इमाम साहब ने मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खाद बहरान के हवाले से बयानात दिए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत मुतारिक हो गई है, मिनी बजट मंजूर करवाने के लिए इत्तेहादियों से राब्तों का आगाज़ कर दिया गया है। मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन की जानिब से भी मज़ामत का ज़ाहिर है हुकूमत को सामने है, उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि इसको रोकने की हम कोशिश करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि असातिज़ा सड़कों पर हैं, बिलखुसूस इस्लामाबाद में जो कि कॉरपोरेशन के तहत स्कूल को देने का फैसला किया गया था उसके ख़िलाफ़ अब असातिज़ा के साथ साथ CDA के मजदूर यूनियन जो है वो भी उनकी हिमायत में सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने भी एहतजाज किया है, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से एक अहम पेशरफ्त हुई है कि असला ऑडिट पहले तो करवाया जाएगा लाइसेंस का, उसके साथ साथ फिर उसको नादरा के साथ अलाइन करवाया जाएगा और फिर जो जाली लाइसेंसेज हैं या किसी में अगर कोई खदशात पाए जाते हैं तो उनको मुअत्तल भी किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। जातरी साहब, सबसे पहले वफाकी काबीना का इजलास और जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा कौमी सलामती की जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी जिसे करार दिया गया है, उस पर बयानात दिए गए, वज़ीर आज़म की जानिब से बात की, आज उसकी मंजूरी हुई है और उसमें दो बड़े अहम पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि एक तो ये है कि मुआशी सलामती एक आम आदमी की, उस पर फोकस किया गया है इसमें, और इसके अलावा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को भी फोकस किया गया है इस पॉलिसी के तहत। तो ज़रा इस पर आप बताइएगा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और ये नेशनल पॉलिसी और फिर ये मेरे ख्याल में 4 से 5 साल के लिए ये पॉलिसी तश्कील दी गई है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, कल भी मैंने ये कहा था, ये जिस तरह हुकूमत ने ये आज कल भी इजलास बुलाया, आज कैबिनेट ने भी मंजूरी दी, ये इशू अगर कौमी असम्बली में डिस्कस होता, सेनेट में डिस्कस होता और वहाँ से अप्रूवल आ जाती तो पूरी कौम के नुमाइंदे और सारे लोग जो हैं वो साथ होते। हुकूमत हर काम अपनी मर्ज़ी अपने अंदाज से करती है। अब हुकूमत ने ये जो पॉलिसी बनाई है इसमें अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। अपोजिशन के इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन के बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, वो समझ लें इस पॉलिसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हुकूमत एक काम करती है लेकिन निराला अंदाज में करती है, बहुत निराले तरीके से करती है। भाई, अगर आपने ये काम करना है तो आप फौरी तौर पर कौमी असम्बली में ले आएँ, डिस्कस करें। कौमी असम्बली वैसे भी चल रही है, आप कौमी असम्बली में डिस्कस करें, सेनेट में डिस्कस करें और फिर सामने लें, कैबिनेट से मंजूरी कराएं और शुरू नाफिज कर दें। सॉरी, तो ये जो तरीका कार है इस पर बहुत सारे एतराज़ात हैं। ठीक है। मोईद यूसुफ साहब जो हैं वो, उनका मैंने बताया कि वो एक थिंक टैंक में काम करते थे अमेरिका के, और उसमें आके वो ये कर रहे हैं और इतना मैं ये समझता हूँ कि और बहुत सारे काम करने वाले थे जो हुकूमत नहीं कर रहे। ये नेशनल सिक्योरिटी पे अभी पूरी ब्रीफिंग नहीं दी जा रही कि क्या तरीका कार होगा, मुआशी सिक्योरिटी कैसे होगी, आम आदमी की सिक्योरिटी कैसे होगी। नेशनल सिक्योरिटी जो है बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से तो हम सुनते रहे हैं, ये अब आम आदमी के इस तरह क्या करना है, ये पॉलिसी पूरी आएगी सामने फिर इस पर। अच्छा, इसी बुनियाद पर ये बात की जा रही है कि ये पहली बार ये तारीख़ी इक़दाम है जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि आम शहरी जो इस मुल्क का है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पॉलिसी। अच्छा, इससे पहले क़वानीन आपके इल्म में हैं, मौजूद हैं, हमारे सिक्योरिटी के इदारे मौजूद हैं आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये एक और पॉलिसी आ गई जिसकी डिटेल जैसे आपने कहा वो सामने आएंगी, लेकिन आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पहले से क़वानीन मौजूद हैं उनमें भी ज़ाहिर है कोई सुकम नहीं है, और उसके बावजूद एक आम आदमी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार इस मुल्क में रहा है और है। असल मामला जो है वो कानून की अमल दरामद करने का है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन का है, जिसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए था। पॉलिसीज़ तो बनती रहेंगी, आती रहेंगी, मगर इम्प्लीमेंटेशन पे आके हम फेल हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब आए इक़्तिदार में तो उन्होंने कहा हम पुलिस में रिफॉर्म लाएंगे, ठीक है जी, कि जो अब्बास खान की रिपोर्ट का वो बहुत हवाला देते हैं। IG अब्बास खान जो थे जनरल बाबर के साथ, उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी कि पंजाब पुलिस के कुछ 70% लोग वो हैं जिन पर कत्ल के मुकदमात,
वारदात हैं और मुख्तलिफ जराइम में वो मुलव्वस हैं, तो इसीलिए वो आग के आगे जराइम को फ़रोग़ देते हैं, ये जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत तारीफ़ें की उन्होंने नासर दुरानी साहब की। नासर दुरानी साहब को लेके आए कि नासर दुरानी साहब के साथ 6 महीने नहीं चल सके। वो कहाँ गया रिफॉर्म? यहाँ की आम आदमी की क्या सिक्योरिटी होगी? आपको पता है, कई दफ़ा आपने ये मीडिया में सुनी होगी, मेरे ज़ाती इल्म में है कि मुख्तलिफ़ पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं उन्होंने अपने ज़ाती टार्चर सेल बनाए हुए हैं। वो ज़ाती टार्चर सेलों में लोगों को लेके जाते हैं, वो लोगों को वहाँ बंद करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। बहुत सारे लोगों को जैली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है, उनके कोई FIR दर्ज नहीं होती, कोई पूछने वाला। अभी कराची में पिछले दिनों हुए जैली मुकाबलों में मारा है। अंदरून सिंध इसी तरह हुए, पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर, कहाँ का मैं जिक्र करूँ, बावल नगर, पूरा मेरा सरायकी वसेब जो है वो पुलिस के जो गैर कानूनी और मावरा अदालत जो कत्लेआम है वो सारे पुलिस वाले यही करते हैं। ये सब इलाके पुलिस स्टेट बने हुए हैं, पुलिस स्टेट बने हुए हैं। ये MNA MP क्या करते हैं? अपनी मर्जी के SHOs लगवाते हैं, अपनी मर्जी के DSP लगवाते हैं, अपनी मर्जी के SP लगवाते हैं और फिर अपनी मर्जी से जो है वो आगे चलते हैं। ये लफ्ज़ जो थाना कचहरी की सियासत है ये हमारे मुल्क में ही राइज है और आमतौर पे हम मैं आपको अर्ज करूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के, किसी दिन आप इस पे प्रोग्राम रखें, चीफ मिनिस्टर पंजाब के, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रिश्तेदार हैं जो अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं सरकारी अफसरान। आप ये देखें 3 साल में 5-6 IG तब्दील हो गए हैं, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए हैं। सर बात यह है कि एक आदमी, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, एक आदमी जब IG आता है उसको अपनी टीम बनाने में 6 महीने लग जाते हैं। सही, 6 महीने में 2 मरतबा उसका ट्रांसफ़र हो जाते हैं। शेख उमर को लेके आए थे, बड़ी बातें कर रहे थे, शेख उमर ने क्या परफॉर्म किया? इनाम गनी साहब वहाँ थे, बहुत कॉम्पिटेंट अफसर थे, उनको भी नहीं बर्दाश्त किया गया, उनको भी हटा दिया गया। बुनियादी तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो सियासी मुदाखलत की बात की थी, वो सियासी मुदाखलत जब तक नहीं ख़त्म होगी लोगों को इंसाफ मेरिट पे नहीं मिलेगा। देखें बात यह है कि आप दुनिया में कहीं चले जाएं, आप पुलिस वालों के पास चले जाएं कि जी फलां साहब के घर जाना है, ये मसला है, पुलिस आपका एक मददगार के तौर पर आपका जो काम करेगी। यहाँ ये वफाकी दारुल हुकूमत है, आप देखें शाम को जो नाके लगा लेते हैं पुलिस वाले, हालांकि सेक्रेटरी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने वो ख़त्म कर दिए नाके, लेकिन फिर भी आर्जी नाके लगा के वो क्या कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ? कौन सी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं? कोई एप्लीकेशन थाने ले के बंदा इसलिए नहीं जाता किसी के साथ रोड पर कोई चोरी चकारी हो जाए, कोई डकैती हो जाए, वो अवॉइड करता है पुलिस से, उसे पता है कि फिर पुलिस जो है वहाँ शुरू हो जाएगी। तो आम आदमी की सिक्योरिटी का जो मोहित यूसुफ साहब ने कहा है, मोहित यूसुफ साहब जरा जाए ना थाने में, किसी में थाने में एक आम आदमी की तरह सर, थाना तरनोल में एक दफ़ा चले जाएं, थाना पीर वधाई में चले जाएं, किसी और थाने में चले जाएं, ज़रा 1-4 घंटे गुजारें, उनको ये ना बताएं कि मैं मोहित यूसुफ हूँ या मैं कोई सिक्योरिटी एडवाइज़र हूँ, तो इनको लग समझ जाएगी। जिस आदमी को देखें अब बदकिस्मती क्या है, हमारी बदकिस्मती ये है एतजाज़ नकी साहब कि जो लोग खिड़की से खड़े होकर गर्मी और सर्दी का नज़ारा लेते हैं और जिन लोगों ने गुर्बत किताबों में पढ़ी हुई होती है वो लोग हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या उनको हमारी नुमाइंदगी करने का हक़ है? जिन आदमियों को ये पता ही नहीं है कि गुर्बत क्या होती है, जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि सर्दी और गर्मी क्या होती है, खिड़कियों से खड़े होकर नज़ारे लेते हैं, वो जनाब हमारे रहनुमा बने होते हैं। मोहित यूसुफ साहब सारी ज़िंदगी जो है वो अमेरिका में रहे हैं, अमेरिका के थिंक टैंक में काम करते रहे, यहाँ आके हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए हैं। भाई यहाँ थोड़े लोग हैं, आप मुझे बताएं कि कौन सा उनके सिक्योरिटी उनके पास कोई एक्सपीरियंस है या क्या वो उनको पता है? आप लगाते पॉलिसी बनाते रहें, देखिए मैं आपको पॉलिसी बनाते रहें, आप पॉलिसी बनाएं, आप जो मर्जियां करें, जब आपको ज़मीनी हक़ाइक़, जब तक तब्दील नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़, आपको थाना कल्चर, आपको यहाँ तो FIR दर्ज नहीं होती जी, बिल्कुल आप यकीन माने। ये एहसन यूनुस साहब आए हैं, बड़े मतलब कॉम्पिटेंट आदमी हैं, सलीम चौधरी साहब, तो कुछ लोगों की बात सुननी जा रही है, पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं करते। बिल्कुल ऐसा। किस आदमी की सिक्योरिटी और कौन सी सिक्योरिटी आप मुझे बताएं, कौन कौन सी सिक्योरिटी, किसकी सिक्योरिटी दी जा रही है? इसमें आम आदमी को यहाँ उठा लिया जाता है, कोई पता ही नहीं चलता वो किधर गया है। आम आदमी की कोई जिंदगी नहीं है। कैसे आम आदमी को आप माशी सिक्योरिटी देंगे? लोग गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की वजह से अपने बच्चे तक को बेच रहे हैं। क्या प्लान है आपके पास? IMF को आप बजट मंजूर कराने जा रहे हैं और उसके बाद एक महंगाई का और तूफान आ जाना है। ये क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, इसमें जाहिर है ये जो जब अब एक आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, इसके पीछे एक वाक़या भी आपके सामने है, प्रियंका कुमारा वाला मामला हमारे सामने है। इस तरह की एक सीरीज़ है इस तरह के वाक़यात की। फिर बच्चों के मामला देखते हैं। 2021 के इब्तदाई 6 महीनों में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं हरासमेंट के हवाले से, वो पाकिस्तान की तारीख़ में इतने नहीं हुए।
सबसे ज़्यादा केसेस ये रिपोर्ट हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। इस पे एक अपडेट भी सामने आई है, मैं वो भी शेयर कर दूं आपके साथ कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने भी ये बयान दिया है कि कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा एक अहम संग मेल है और पाकिस्तान की कौमी सलामती मजबूत बनाने में पॉलिसी जो है वो इंतहाई अहम होगी और जो नए चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए ये पॉलिसी इंतहाई नागुज़ीर है। तो ये बयान भी सामने आ गया है, DGISPR की जानिब से भी कहा गया है। ज़ाहिर है जब DGISPR का बयान है तो फिर हम बॉर्डर की सिक्योरिटी की भी ज़ाहिर है सूरत हाल पेश नज़र रखते हैं। खित्ते में हमारी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है ना वो तो पाक फौज के ज़िम्मे है और पाक फौज मैं समझता हूँ कि जैसे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई की और दहशतगर्दों को मार भगाया और दहशतगर्दों को यहाँ से निकाला, ये बड़ा एक कारनामा है उनका। आजकल भी आप देखें कभी खबर आ जाती है हमारे नौजवान जो हैं बिल्कुल यंग बच्चे हैं 26-26 साल 25-25 साल के जिनकी तस्वीरें आती हैं शहीद हो जाते हैं, मुल्क पर कुर्बान हो। बिल्कुल सही बात ये है कि ये पाक फौज तो अपना रोल कर रही है। ये मोहित यूसुफ साहब जो हैं यार मुझे इनकी समझ नहीं आती इनका सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक है। सिविल साइड पे आम शहरी के हवाले से आप देखें आप सिक्योरिटी एडवाइजर ऐसा आदमी लगाएं जो चीज़ों को समझता हो, जो मामलात को समझता हो, जिसको ये पता हो कि मुझे इंडिया से कैसे बात करनी है, मुझे अफगानिस्तान से कैसे बात करनी। आप मुझे बताएं मोहित यूसुफ साहब को आप अफगानिस्तान भेज दें, उनको मुंह लगाएगा इनको? नहीं, मेरे ख्याल में तो वज़ीर ख़ारजा ही जाएंगे ना। नहीं, इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजर जो है इंडियन सिक्योरिटी वो घूम फिर रहा है ना हर जगह। बिल्कुल ऐसा है। एक उन्होंने ऐसा बंदा लगाया हुआ है जिसको काउंटर करने के लिए हमें उसी किस्म का आदमी चाहिए, उस लेवल के। हमारे यहाँ बहुत काबिल जर्नैल पड़े हुए हैं जो रिटायर्ड जर्नैल है, बहुत काबिल है, आप किसी उसमें से लगा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस पॉलिसी की तश्कील में मोहित यूसुफ साहब का कोई बुनियादी किरदार होगा? बाकी दीगर इदारे ज़ाहिर है उसमें शामिल हैं। आपको अर्ज़ करूँ ये बात आपकी दुरुस्त है कि बाकी इदारों से आउटपुट लेके ये बनाई गई होगी, लेकिन इस पॉलिसी बनाने के बाद जब आप खड़े होकर कहीं पेश करते हैं तो आपका कोई एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं क्या बात करनी है, कि किस माहौल में बात करनी है। ये जो मैंने थाना कल्चर की बात की, आम आदमी की वो कहते हैं सिक्योरिटी हम करेंगे, सवाल का जवाब भी दे सकते हैं ना फिर वो। जिस आदमी को ये पता नहीं है कि थाना पीर वदाई पिंडी में क्या हो रहा है, जिस आदमी को ये पता नहीं कि तरनोल में क्या जुल्म हो रहा है, कि आम आदमी की कौन सी सिक्योरिटी है? अच्छा, इसमें जी आम आदमी के लिए इस पॉलिसी में ये बताया गया है, फवाद चौधरी साहब ने ये बताया है कि एक आम आदमी की सिक्योरिटी का ये लेवल रख दिया गया है कि उसकी ज़िंदगी और उसकी सिक्योरिटी मुल्क की कौमी सलामती की जो कौमी सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उस जितनी उसकी अहमियत होगी। अगर एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा तो यूँ समझा जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा लाक हो गया। देखें मैं आपको अर्ज़ करूं, ये इसमें ये जब सिक्योरिटी पॉलिसी आएगी ना सामने, आप देख लीजिएगा इसमें कोई ना कोई हुकूमत ने एक ऐसा काम किया होगा जिससे लोग एहतजाज करना शुरू कर देंगे। देखें ये जो नेशनल सिक्योरिटी आई है अगर इतनी अच्छी है, इतना ज़रूरी है, आम आदमी की सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं आप, तो भाई फिर फौरी तौर पर इसको कौमी असम्बली में क्यों नहीं आप पेश कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। आप कौमी असम्बली में इस पर डिबेट कराएं, 1 दिन 2 दिन 1 वीक 2 वीक कौमी असम्बली में बात हो, सेनेट में बात हो, वो फिर लोग बताएंगे कि जी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सिक्योरिटी के मामला जानते हैं, बहुत अच्छी तरह चीज़ों को जानते हैं, तो उसमें वो करें। बिल्कुल आप लाएं, लेकिन आप लाने से पहले ही खुद ही मंजूर करके खुद ही तारीफें कर रहे हैं, खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं, और किसी को पता नहीं है कि पॉइंट्स क्या हैं और बात क्या हो रही है। अब मुआशी जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मुआशी सिक्योरिटी की यहाँ पे पॉलिसी बनाई जा रही है, सूरत हाल उससे बड़ी मुख्तलिफ है। एक छोटा सा जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने वजारत दाखिला के इंतहाई अहम एक आदमी से पूछा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का कोई ड्राफ्ट आपके पास है, ये है क्या चीज़? उसने कहा हमारे पास तो कोई ड्राफ्ट नहीं आया, हमें तो कोई पता ही नहीं, अभी तक ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया। चलिए इस पर भी बात करते हैं, वो मुआशी सिक्योरिटी और फिर खाद का बहरान जो शिद्दत अख्तियार कर गया उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक जानिब हमने इब्तिदा में जैसे जिक्र किया है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लाई गई है जिसे तारीख़ी इक़दाम करार दिया जा रहा है, उसमें आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आम आदमी की जो मुआशी सिक्योरिटी है उस पर भी फोकस किया गया है, ये बताया गया अब तक जो डिटेल से पहले। और दूसरी जानिब अब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़राअत है और ज़राअत से वाबस्ता ज़ाहिर है किसान है। किसान इस वक्त सड़कों पर हैं, खाद के बहरान के हवाले से वो मुजाहरे कर रहे हैं और आज मुतालिका जो हुकाम है उन्होंने क्या बात की है। सियातरी साहब आपके इल्म में खुसरो बख्तियार साहब और फ़खर इमाम साहब ने ये कहा है कि उन्होंने ये बताया कि जनाब फसल हमारी में तो इजाफा हुआ है, गुज़िश्ता बरस जो है वो फिगर दे रहे हैं कि 30,17,000 मेट्रिक टन हुई है और इस साल 33,35,000 मेट्रिक टन हुई है।
है, तो इसका मतलब है ये जो इजाफा हुआ है तो कुछ बेहतरी की जानिब हम गामजन हैं, जबकि किसान जो है वो ये चीख रहा है कि जनाब इस बरस हमें खाद नहीं मिल रही और उसका एक तो शॉर्टेज हो गई है और दूसरा जहाँ से मिल रही है वहाँ कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये फ़खर इमाम साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं, खुसरू बख्तियार भी हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो कुछ इन्होंने कहा उसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप शुरू हो जाएँ लैया से, लैया में लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रही, यूरिया बिल्कुल नहीं मिल रहा, खाद बिल्कुल नहीं मिल रही, है ही नहीं। एक तो है ना महंगी मिल रही हो, है ही नहीं है, सही, लोग परेशान फिर रहे हैं। उसके बाद आप मुज़फ़्फ़रगढ़ में आ जाएँ, बहुत सारे लोगों से आज मेरी बात हुई जो काश्तकारी से जिनका ताल्लुक़ है, छोटी मोटी काश्तकारी हम भी करते हैं, तो उनसे जिनसे ताल्लुक़ है उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी मुज़फ़्फ़रगढ़, लैया, कोटद्दू, डेरा गाज़ी खान, राजनपुर और मुल्तान के जो गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर, भावल नगर, हारूनाबाद, ये वाली साइड जो है भावलपुर, लोगों को खाद नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं, एहतजाज पर हैं, महंगी खाद नहीं मिल रही। ये फ़खर इमाम साहब कहाँ कह रहे हैं कि खाद मिल रही है? वो क्यों नहीं मतलब ये लोगों को बताते? वो कह रहे हैं हमने पंजाब में एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया है जिसमें ये चेक किया जा रहा है कि कौन से ट्रक में कितनी खाद जा रही है। जितनी खाद जा रही है किसी ट्रक में, जाहिर है वो जब डीलर के पास पहुंचती है तो वहां से वो बड़ी कीमत पे भी किसान तक नहीं पहुंच रही। किसान क्यों एहतजाज कर रहा है? उसको क्या वक्त ज़ाया करने का शौक है? बुनियादी तौर पर जो वजह है, इस हुकूमत से चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही। चीनी का बहरान आपने देखा था, जहांगीर खान तरीन का नाम आया, वो क्या बना उसका? दवाइयों की कीमतों का पता है, आमिर कैनी का नाम आया, क्या बना उसका? वो भी पार्टी के किसी एडिशनल सेक्रेटरी के अहदे पर है। अच्छा, इसी तरह आटे का बहरान आया, वो मैनेज नहीं हो सका, उसका क्या हुआ? इसी तरह ये खाद का एक बड़ा बहरान आ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। मेरी रोज़ लोगों से बात होती है, काश्तकारों से बात होती है। आप यकीन करेंगे जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया वहाँ कोई खाद नहीं है। ये फ़खर इमाम साहब किन को खाद दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? ये क्यों नहीं बताते, अपना PTV का कैमरा भेजते और बताते कि ये दुकानें भरी पड़ी हैं खाद से? खाद नहीं मिल रही, क्यों? कि जिस तरह इन्होंने गैस का बर वक्त LNG का इंतज़ाम नहीं किया, इसी तरह इन्होंने खाद का भी नहीं किया। वो कह रहे हैं मुतल्लिका जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको हम खाद गैस जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं उनमें हम कोई इंटरप्शन नहीं दे रहे ताकि खाद जो है उसकी प्रोडक्शन बेहतर हो। उनको गैस की सप्लाई भी जा रही है, जो ये बता रहे हैं मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, गिनती भी की जा रही है ट्रक्स में, फिर भी खाद मार्केट से गायब है। मेरे ख्याल में उस जानिब तवज्जो करने की जरूरत है जो गायब कर रहा है। ये इनका मौक़िफ़ है। सही। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि वो जो फैक्ट्री हैं जो खाद बनाती हैं उनको पूरी गैस ही नहीं मिल रही। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो जो गैस उनको मिल रही है और जो उसमें खाद वो बना रहे हैं, वो जब मार्केट में आती है तो मार्केट में कौन है जो गायब कर रहा है? बिल्कुल सही, ठीक है। ये एक बड़ा सवाल है। यही फ़खर इमाम साहब थे ना जिन्होंने कहा था कि इतने हज़ार गंदम, मुझे नहीं पता इतने हज़ार टन गंदम किधर चली गई है। सही है। ये कौमी असम्बली में इन्होंने स्टेटमेंट दी, फ़खर इमाम साहब। ठीक है, ये हमारे सराइकी वसेब के मासूम आदमी हैं, इनको पता ही नहीं कहाँ जा रही है खाद। सवाल ये है, अगर खाद आप बना रहे हैं और आप फैक्ट्रीज को गैस भी दे रहे हैं, फिर खाद कहाँ जा रही है? बयान आ जाएगा, बार्डर मैनेजमेंट तो आपके पास है ना। तरीन साहब ये बयान फवाद चौधरी साहब कुछ दिनों बाद शायद ये ना दे दें, जैसे गंदम बहरान आया तो उन्होंने कहा जनाब वो मंजूर बसान साहब स्टॉक कर रहे हैं अपनी वहाँ पे सिंध में, तो हमने जाके छापे भी मारे हैं, देखे भी हैं, तो शायद खाद के हवाले से भी यही बयान आ जाए। यही पॉलिसी है मेरे ख्याल में। देखें, इस तरह करके ना मैं समझता हूँ कि आप बयानात दे के, दूसरों पर तनकीद करके, अपनी नाकामियों की ज़िम्मेदारी दूसरों पर डाल के, और फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और मैं एक आपको अर्ज़ कर दूं कि जितनी भी हुकूमतें होती हैं ना, ये भी हुकूमत उसी में शामिल है, वो अपनी मिस मैनेजमेंट को ना वो मीडिया मैनेजमेंट से हल करने की कोशिश करती है। ये पहले भी हुकूमतें ये कोशिश करती नहीं, ये भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मीडिया कैसे दिखाए कि जनाब चीनी अगर मिल रही है 110 रुपये, तो आप और मैं कैसे ये कहें कि जी नहीं ये तो 90 रुपये मिल रही है, 80 रुपये मिल रही है? बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं, ऐसा मुमकिन है? खाद नहीं मिल रही लोगों को, अगर और गुस्सा फिर मीडिया पे निकाला जाता है कि आप 90 रुपये क्यों नहीं बता रहे? आप बताएं, जो आम आदमी 100 रुपये 110 को खाद नहीं मिल रही, लोग बहुत परेशान हैं, जिम्मेदार काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप यकीन माने
कि ये सिर्फ मैंने उन जगहों का जिक्र किया। अभी मेरे मोबाइल पर मैसेज आया हासलपुर से एक साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी हासलपुर में भी खाद नहीं है। बिल्कुल अब आप बताएं, मुल्क में ये सरायकी वसेब वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है गंदम में। बिल्कुल ऐसा, हम पैदा करते हैं गंदम, हमारे सरायकी वसेब में पैदा होती है। हमारे किसानों को आप जब नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, अब कोई अच्छा बी नहीं देंगे, तो फिर आप कहाँ से ये कोशिश करेंगे, कहाँ से ये करेंगे कि जी गंदम जो है वो बम्पर क्रॉप्स हो या बम्पर क्रॉप्स हो और मुल्क की ज़रूरियात पूरी करे। बम्पर क्रॉप्स का तो आज भी बात कर रहे हैं ना। अभी हम गंदम के बहरान से ही निकले हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों में हम ये मुसलसल गंदम के बहरान की बात कर रहे थे। वो फ़खर इमाम साहब की जिस स्टेटमेंट का आपने हवाला दिया है वो गंदम के बहरान पर थी ना, कि वो कहाँ चली गई और रेट आसमानों पर चले गए थे, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी। अभी भी ये सूरत है। तंदूर जो नान भाइयों ने फिर हड़ताल की थी और ये जो रेट इस वक्त एक रोटी का है वो उस गंदम बहरान की वजह से बना है ना। तो फिर ये किस बम्पर क्रॉप का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब गुज़िश्ता साल जो है वो 30 थी, इस साल जो है वो 33 हो गई। तो मतलब वो कह रहे हैं बढ़ रही है। ये बात समझ से बालातर है कि फैक्ट्स कुछ और हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो शुरू दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो माफिया है उनसे लड़ा जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि माफिया ने ही इस हुकूमत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो माफिया जो गंदम, चीनी, आटा और अब खाद में मुलव्वस है, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा। लोग जो हैं देखें, ये है कि जी हम फैक्ट्रियों को गैस पूरी दे रहे हैं, फिर फैक्ट्री वाले प्रोडक्शन तो कर रहे होंगे ना, वो कहाँ जा रही है, वो खाद कहाँ जा रही है। अगर आप गैस दे रहे हैं तो यकीनन डाटा होगा वो कहाँ जा रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कितनी ज़रूरत है। ये यकीनन डाटा गवर्नमेंट के पास होगा, फ़खर इमाम साहब के पास भी होगा। अब एक और नया काम शुरू होगा जी, हम ट्रक चेक करेंगे किस ट्रक में कितनी जा रही है। बाबा आप ये चेक करें कि ये प्रोडक्शन जा कहाँ रही है। बिल्कुल सही। ये जो फैक्ट्रियों से निकल रही है, ये कौन आदमी स्टॉक कर रहा है, ये किसके पास जा रही है, ये कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कौन माल कमाना चाहता है, उस पर कोई तवज्जो उस माफिया को आप उस माफिया को तवज्जो दें। आप उस माफिया को दें। किसान बहुत परेशान है, काश्तकार बहुत परेशान है, उनको खाद ना मिलने की वजह से। आप यकीन माने ये अगली जो गंदम की हमारी आएगी ना फसल, ये खाद अगर ना मिली तो बहुत ज़्यादा हमें मसाइल पैदा होंगे और फिर हमें गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। सही है। तो मैं समझता हूँ, और फिर बदकिस्मती है इस गरीब मुल्क की, हमारी बदकिस्मती बड़ी है जी कि जब बाहर से गंदम मंगाई जाती है या यूटिलिटी स्टोर पे जो आटा मिलता था और आप वो आटा खाएं, आप यकीन माने जो आदमी वो आटा खाता है अगले दिन उसके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, वो डॉक्टर के पास चला जाता है। बहुत ही गंदम ऐसी मंगाई जाती है। वजह ये हुक्मरान क्लास पूरी ये खुद नहीं खाती, ये हुक्मरान क्लास पूरी जो है, और ये तो यहाँ का पानी नहीं पीते। ये जो पानी हम और आप पीते हैं, ये हुक्मरान क्लास पानी नहीं पीती, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो। कोई हुक्मरान क्लास यहाँ का पानी नहीं पीती, यहाँ की दवाइयाँ नहीं खाते। गरीब आदमी खा रहा है, गरीब आदमी को ये गंदम दे रहे हैं। और बदकिस्मती ये है, ये ज़रई मुल्क है, यहाँ आटे का बहरान रहता है। जिस मुल्क जो मुल्क खुद गंदम पैदा करता है, खुद गंदम पैदा करता है जी, वहाँ पे आटे की क्वालिटी, गंदम प्रोड्यूसर में बड़े मुल्क हैं हम। और हमारी हालत ये देखें कि हमारे आटे की क्वालिटी आप देख लें, अभी आप निकलें जाके देखें, और फिर ये फ़खर इमाम साहब कहेंगे कि जी आटा तो हम गंदम तो अच्छी बना रहे हैं, ये आटा है इस यूटिलिटी स्टोर में कौन जा रहा है। भाई ये निगरानी करना आपका काम है ना, आप चेक करें। सज्जाद तरीन साहब मौर्रिख लिखेगा कि एक मुल्क जो है खुद गंदम पैदा करता था और उस मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगी जो है वो रोटी थी। तो इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है। अच्छा चलें, ये तो माफिया पे आप डाल दें ना, या किसी सूबाई हुकूमत पे डाल दें कि उन्होंने रोका हुआ है। ये जो मिनी बजट आगे आ रहा है और जिसके बाद मुशीर ख़जाना से अब वो वज़ीर ख़जाना ज़ाहिर हो गए, शौकत तरीन साहब सेनेटर भी बन गए हैं। अब वो मिनी बजट ला रहे हैं, उसी IMF के फ्रेमवर्क के तहत अपोजिशन तैयारी कर रही है उसे रोकने की, और हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है कि इत्तेहादियों को मनाए। आपके इल्म में होगा कि इत्तेहादी भी इस पर नाराज़ हैं कि जनाब हम कैसे कल को इलेक्शन में जाना है, आवाम को फेस करना है, कैसे इस पर आपकी हिमायत करें। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो ये बजट आया है, शौकत तरीन साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो एक ही रात में सारी पॉलिसियाँ ठीक कर दें या कुछ कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये जो बजट आ रहा है, मुझे वज़ारत ख़ज़ाना के लोगों ने बताया कि इस बजट की मंजूरी के बाद बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, और ये बजट मंजूर हो जाएगा। इसमें देखें अब जिस तरह वो 33 बिल नहीं मंजूर हुए थे जी, तो वो अंधेरों में जब काम होता है, अंधेरों में जब हाथ आते हैं तो वो उसकी ताकत कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो 33 बिल भी मंजूर हो गए थे। ये बजट तो मंजूर हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, ये बजट करेंगे मंजूर, ठीक है। लेकिन इसके मंजूरी के बाद जो इस अवाम पर मुश्किलात आएंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा, हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने ये किया है कि इस बजट के बारे में अपने इत्तेहादियों को भी नहीं बताया।
आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें तारक बशीर चीमा साहब जो हैं, जो काफ लीग के हैं, उन्होंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, ये हमें तो कोई पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही है क्या बजट आ रहा है, हमने तो अवामी पॉलिटिक्स करनी होती है और हमारे लिए तो ये मुश्किल है काम कि हम इस बजट को मंजूर करें। तो उनको फिर ये कहा गया कि जनाब हम आपके लिए एक स्पेशल इजलास बुलाते हैं। उसमें MQM ने भी नकाद उठाए, उसमें GTA के जो लोग शामिल हैं उन्होंने भी कहा कि भाई हमने तो अवामी पॉलिटिक्स करनी है, अवाम के वोट लेने हैं, ये किस तरह हम बजट की मंजूरी कराएं। उनको बनाने का टास्क भी किसी को दिया गया। जी मैं बता रहा हूँ कि वो जनाब बात ये है कि उन्होंने ये कहा है, और सच्ची बात ये है, 2-3 लोगों से मेरी बात भी हुकूमती इत्तेहादियों से, उन्होंने कहा हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस बजट की मंजूरी पे, हम कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो जब मैंने उनको कहा कि फिर प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, फिर कुछ तो होगी जिसकी पर्देदारी होगी, फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ फिर तो बजट मंजूर हो जाएगा, लेकिन फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, फिर इलेक्शन में जाएं, लड़ें ना लड़ें, क्या करें। क्योंकि वो कह रहे थे कि इस बजट के बाद काफ़ी महंगाई हो जाएगी। फिर मेरी डॉक्टर कैसर बंगाली से बात हुई और 2-4 जो माहिर मईशत हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जिस टर्म एंड कंडीशन पर इन्होंने IMF से ये कर्ज़ा मंजूर कराया है और उनकी शराइत बहुत सख्त हैं और उनकी जो शराइत हैं, बहुत सख्त शराइत, उनका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ेगा। और बदकिस्मती ये है इस मुल्क में कि आम आदमी की हालत बेहतर बनाने के लिए नारे बड़े बड़े लगाए जाते हैं, आम आदमी के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 126 दिन का वहाँ धरना दिया था और उन्होंने भी ये कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। हम जैसे लोग भी खुश हो गए कि चलो IMF से तो जान छूटेगी, लेकिन वो IMF के पास इस अंदाज में गए, इस तरह गए कि आप यकीन माने पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, पहले चीज़ें इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, ये बजट अगर मंजूर हो गया तो उसके बाद हो जाना है, ये बजट मंजूर हो जाना है। ये मिनी बजट को याद होगा, ये पहले दिन से ये आना था। IMF से मुज़ाकरात के किए बिना या उनसे कुछ मामला तय किए बिना जो हमारा बजट पहले पेश किया गया था, चाहे विफाकी बजट थे या सूबाई बजट्स आते रहे हैं, वो उस पर एतमाद इसलिए नहीं किया था। हमने अपने शो में यहाँ पहले ही डिस्कस किया था कि मिनी बजट जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि जब मुज़ाकरात IMF से होंगे और मामला तय होंगे उसके बाद फिर वो अपना एक बजट डिमांड करेंगे। ये वही बजट है जो इस वक्त लाया जा रहा है। लेकिन सजाद तरीन साहब, अब किसकी बात पर एतमाद करें? अब तो अलमिया ये है कि एतमाद भी करने के वाले से लोग ढूंढने पड़ते हैं। हम माहिरीन मईशत की बात पर यकीन करें या वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की बात पर यकीन करें, जो आज ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब मिनी बजट से आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माहिरीन मईशत कहते हैं आम आदमी को फेस करना पड़ेगा। किस पे एतमाद किया? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने यही कहना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये कहा कि सारी हुकूमतें ये करती हैं कि पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट को मीडिया मैनेजमेंट से हैंडल करना चाहती हैं और नहीं कर पाती। वज़ीर इत्तलात जो हैं वो हुकूमत का चीफ स्पोक्समैन होता है, चीफ तर्जमान है वो, उसने तो वही बात कहनी है। अब चौधरी साहब ये तो नहीं कह सकते ना कि आम आदमी की ज़िंदगी पे इम्पेक्ट पड़ेगा या आम आदमी की ज़िंदगी, अगर वो ये बात कहें तो अपोजिशन जो है उनके इस बयान पर फिर आपको पता है कि नगारे बजाने शुरू कर देगी। पहले ही अपोजिशन ने गले पे हाथ रखा हुआ है और कोई बात वो जाने नहीं देते, मुखालफत का कोई मौका जाने नहीं देते। बिल्कुल सही है। और अगर चौधरी साहब ऐसी बात कर दें, लेकिन ये चौधरी साहब तो समझते तो हैं ना। देखें, बात यह है वो लोग जिनकी सारी ज़िंदगी मईशत के ही काम में गुजरी है और वो मईशत को ही देखते रहे हैं और वो उसी को समझते नहीं हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली एक बड़ा नाम है, बिल्कुल सही। हफीज़ पाशा साहब एक बड़ा नाम है और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर इशफाक हसन है और बड़े लोग हैं। आप उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। बहुत सूरत आने वाले दिनों में बहुत सूरत हाल मुश्किल होने वाली है, एक बात। फिर दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बजट को वो जो हमारा डॉलर है उसकी उड़ान बहुत ज़्यादा है, डॉलर की उड़ान, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मसाइल तो हैं, चौधरी साहब ये कहते ना वो बादशाह आदमी। और चौधरी साहब कह रहे हैं अपोजिशन से ज़्यादा आवाम कितना एतमाद करती है, ये भी सवाल है। नाज़रीन, जहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अब जिक्र करेंगे कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला किया है कि असले लाइसेंस के हवाले से जो है वो एक ऑडिट किया जाएगा और फिर नादरा से भी कांटेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद जो असले के लाइसेंसेस का मामला है वो नादरा के साथ अलाइन किया जाएगा और जो जाली होंगे उनको मुअत्तल भी किया जाएगा और फिर उस पर दीगर पेशरफ्त भी होगी। इस हवाले से हम मज़ीद डिटेल्स भी लेते हैं, लेकिन सजातरीन साहब आप क्या समझते हैं ये एक अच्छा इकदाम है? क्योंकि असला लाइसेंस के हवाले से भी बड़ा मामला है कि लोग उन्हें लाइसेंस ले रखे हैं। इस्लामाबाद में असला ब्रांच में तारीखी करप्शन हो रही थी, तारीखी करप्शन, और कोई असला क्लर्क जो है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं वहाँ टिकता था और करोड़पति बन जाता था। अच्छा, ये इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए शायद को बेहतरी आ जाए, वरना यकीन माने कि मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा करप्शन असला ब्रांच में है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, इस पर थोड़ी डिटेल ले लेते हैं, उस पर बाद इस पर भी तो मजीद बात भी करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर हैं खुर्रम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक साहब वक्त देने का। बताइएगा क्या तफसीलात हैं ये ऑडिट के हवाले से, असला लाइसेंसेस का मामला और फिर नादरा के साथ उसे लिंक करने का? जी बिल्कुल जी, इस वजह से ये आज ज़िला इंतज़ामिया ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने ये असला लाइसेंस जितने भी गुज़िश्ता 2 से 3 सालों के दरमियान जारी हुए हैं इसका एक ऑडिट कराने का फैसला किया गया है, जबकि इसमें इस चीज़ का भी वो खुसूसी तौर पर ऑडिट करा रहे हैं कि किसी मशकूक बंदे को असला लाइसेंस ना किसी तरीके से किसी ने जारी करा दिया। क्योंकि मेरे ज़राए ने जो मुझे बताया है उसका कहना यह है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास इस वजह से काफ़ी सारी शिकायत भी मौजूद थी कि इन असला लाइसेंसों में कोई खुर्द-बुर्द की गई है, कोई इसमें करप्शन की गई है। तो इस वजह से उन्होंने ये ऑडिट कराने का एक फैसला किया है और जब तक ये ऑडिट का सिलसिला जारी रहेगा उस वक्त तक ये तमाम असला बनाने का जो सिलसिला है इसको ब्लॉक कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा, क्या खुर्रम मलिक साहब ये बताएं, ये जो नादरा से इसको मुंसलिक किया जा रहा है इससे जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी जो पहले वहाँ हो रही थी? देखिए सर, इसमें बात यह है कि करप्शन को रोकने का एक सिलसिला शुरू किया गया है। ताम बनाना तो ये बंदों नहीं है, इसको ऊपर सुपरविजन जो बंदा कर रहा होगा उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर इस अदारे में बैठे हुए उनके किसी एहलकार ने करप्शन की है और गैर कानूनी तौर पे असला लाइसेंस जारी किए हैं तो आया जब ये नादरा से मुंसलिक कर रहे हैं तो वहाँ तो नादरा का भी अमला बीच में शामिल हो जाएगा। तो करप्शन के अंसर को सर हमेशा ऊपर जो बंदा बैठा होगा उसको सुपरवाइज करना होगा कि इसको कैसे रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, हमें आप तफसीलात बता रहे थे। नज़ीर साहब, जाहिर है ये एक मामला है, इसमें अगर करप्शन कम हो जाती है यानी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो जाती हैं, ज़्यादा शफाफियत आ जाती है तो जाहिर है ये मामला रुक सकता है, ये भी एक जानिब है। और इसके साथ साथ दूसरा मामला है और ये अब देखने में आ रहा है कि जो हमारे कौम के मेमार हैं असातिज़ा वो इस्लामाबाद में सड़कों पर हैं, वो अपने मुतालबात के हक़ में मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद कभी पुलिस की जानिब से धक्कम पेल का भी सामना है, वो हमने उस पर डिस्कस किया है। आज CDA की जो यूनियन है, मजदूर यूनियन, वो असातिज़ा के हक़ में सड़कों पर निकल आए हैं। देखें, CDA मजदूर यूनियन और असातिज़ा ने आज मिल के मुज़ाहरा किया है, लेकिन आज मुज़ाहरा जो था वो CDA का था। ये CDA का एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जिसमें बल्दियाती इलेक्शन होंगे और फिर उसके बाद CDA को तकसीम किया जाएगा जैसे कि माजी में हुआ है। यानी मेयर को उनका भी ये सेम मामला है कि कारपोरेशन के अंडर देने की बात की जा रही है। वो कारपोरेशन तकसीम कर दिया जाएगा जैसे पहले CDA को कुछ हिस्से तकसीम कर दिया। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आप इस्लामाबाद में जो माजी का तजर्बा रहा है, माजी का जब से इन्होंने कारपोरेशन बनाई और बल्दियाती निज़ाम आया और मेयर अंसर अजीज़ साहब जो मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी थे उनको मेयर बना दिया गया। उसके बाद ये शहर जो है ये कचरा कुंडी बन गया था, गंदगी जगह जगह पड़ी हुई थी, सड़कों की हालत ऐसे लग रही थी जैसे कोई खंडरात बन गया हो ये शहर। उस सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सफाई के जो करने वाले जो वर्कर थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, कोई सफाई वाला एनवायरनमेंट। ये शहर जो है ये फूलों के और दरख्तों के हवाले से पूरे मुल्क में शोहरत पाता है, लोग जानते हैं कि ये फूलों का शहर है, लेकिन कोई फूल नहीं, सड़कों पे वीरानियाँ, दरख्त पता नहीं कौन काट के ले गया, कहाँ चीज़ें चली गई, ग्रीनरी ख़त्म हो गई और ये तबाही की, बिल्कुल तबाही के किनारे पर ये शहर पहुँच गया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर इस शहर को फिर देखकर और उन्होंने जो कारपोरेशन वाला जो डिपार्टमेंट CDA के कारपोरेशन के पास गए थे वो फौरी तौर पर CDA के हवाले किए और चेयरमैन CDA को ये टास्क दिया कि वो फौरी तौर पर जो है शहर में सफाई भी कराएं और एनवायरनमेंट भी ठीक करें। आप यकीन करें, हमने इस पर अमर अहमद अली साहब का एक इंटरव्यू भी किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि ये चंद रोज़ में आपने ये शहर को बिल्कुल साफ़ कर दिया और चमक रहा है शहर, तो आपने कितने पैसे खर्च किए हैं इस पर?
तो उन्होंने कहा हमने कोई पैसे खर्च नहीं किए, ये तो वही लोग हैं, लेकिन एक काम लेने का अंदाज है, वही लोग हैं जो मेयर के पास थे और मेयर नहीं कर सका। वजह यह है जी, बल्दियाती इंतखाबात में इस्लामाबाद में सारे के सारे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो काउंसलर बन के आ जाते हैं, ठीक है, और उनके अपने मफादात हैं, उनके अपना तरीक़ाकार है और अपनी वारदात है उनकी, वो वारदातों में रहते हैं। तो जो इस्लामाबाद का शहर है, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, वो उनके पास जो बल्दियाती निज़ाम का पिछला और CDA को तकसीम करने का जो सबका तजर्बा है वो अच्छा नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि आप यकीन माने कि शहर में हर तरफ बदबू ही बदबू थी। आप फैज़ाबाद से इंटर हो जाएं, आप ये पेशावर रोड से इंटर हो जाएं, तो हर तरफ आप जाएं, लेकिन जैसे ही ये शहर दोबारा CDA के हवाले हुआ और वो डिपार्टमेंट जो कॉरपोरेशन में गए थे वो वापस CDA के पास आए, तो वही CDA के लोग थे जो मेयर के पास थे। देखें, मैं आपको बताऊं, काम करना दुनिया में कोई कामयाबी नहीं है कि आपको अच्छा काम कर रहे हैं, अपने तौर पर आप कर सकते हैं, लेकिन 2, 4, 5 हज़ार लोगों से काम लेना बहुत बड़ा आर्ट होता है। बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि उन्हीं लोगों से चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली साहब ने काम लिया, शहर को साफ भी किया, सड़कें भी साफ की, स्ट्रीट लाइट भी ठीक। आप यकीन माने कि फेडरल हुकूमत थी, वफाकी दारुल हुकूमत था, कॉरपोरेशन के पास स्ट्रीट लाइटें बंद थी। अच्छा, अब ये तकसीम का अमल फिर क्यों हुए? एक बेहतर इकदाम करने के बाद दोबारा तकसीम का अमल क्यों होने जा रहा है? बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, सही, उसके लिए फिर इन्होंने एक जो है कि वो यहाँ पे इस्लामाबाद में आर्डिनेंस जारी कर दिया है, ठीक है। उस आर्डिनेंस के तहत CDA फिर तकसीम होगा। उस तकसीम के खिलाफ जो मजदूर हैं, जो कारकुन हैं CDA के, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो रो रहे हैं कि जनाब ये कॉरपोरेशन के अंदर जब जाएगा, एक तो उनकी मुलाजमत की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो चीज़ें बड़ी चेंज हो जाएंगी, फिर दूसरा वो जो शहर के जो हालत बनेगी, जो मार्केटों की हालत बनेगी, आप यकीन करें ऐसे ऐसे काउंसलर मैंने देखे हैं साबका, उसमें अंसर अजीज के साथ जो थे, उन्होंने खुद मार्केटों में ठेले लगवाए हुए थे, CDA वाले उठाते थे, सफाई करते थे, मार्केटों में गुजरने की जगह नहीं थी, तजावीज़ात इतनी बड़ी हुई थी कि मार्केटों में जाना मुश्किल हो गया था। अपने हलकों को राज़ी करने के लिए मार्केटों में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, गैर ज़रूरी रेहड़ियाँ लगा दी गई थी, गैर ज़रूरी मार्केटों में मसाइल पैदा कर दिए गए थे। और हमारी जो F7, F6 की जो मार्केटें हैं, आप यकीन करें उनमें बदबू के एक समझ लें कि तूफान खड़ा हो गया। अच्छा, तो ये ना ये कर सकेंगे, ठीक है, ना ये सफाई कर सकेंगे शहर की, ना ये सिविल सिस्टम ठीक कर सकेंगे, मजदूरों के रोजगार ना ये स्ट्रीट लाइट को ठीक कर सकेंगे, ना एनवायरनमेंट को। अब देखें, अब शहर में निकलें, शहर की एक आदत लगती है ना, आपको CDA वाले रात को भी लगती है, नजर आ रहे होंगे, कहीं लाइट ठीक कर रहे होंगे, कहीं जनाब एक चंद 2 महीने पहले की बात है कि चेयरमैन CDA रात को कहीं से गुजर रहे थे, तो रात को 12 बजे के बाद लोग लगे उसे स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए। उन्होंने उसी वक्त फ़ोन पे कहा कि इनको इजाफी बोनस दिया जाए, इजाफी तनख्वाह दी जाए इनाम के तौर पर, कि ये कि शहर का काम अच्छा कर रहे हैं। और बाबा, मेयर जो होगा वो तो पॉलिटिकल आदमी होगा, और ये पॉलिटिकल काउंसलर सारे डीलर जो हैं ये मिलके इस शहर का हशर नशर कर देंगे। ये जो ऑर्डिनेंस है इस पे सोचना चाहिए हुकूमत को। और मैं समझता हूँ ये जो कारकुन एहतजाज कर रहे हैं, मजदूर एहतजाज कर रहे हैं, इनकी फरियाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुद सुननी चाहिए और इस पे गौर भी करना चाहिए और इस पे इक़दाम भी करने चाहिए। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से यात्रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।